बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है? थर्ड ईयर, तुम लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हो आप? ओके। अच्छा, आज का जो हमारा इंटरैक्टिव सेशन है, इसमें ये जो आपके दो टॉपिक्स हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, हम इनको डिस्कस करेंगे। इसमें तुम लोगों को जो जो कन्फ्यूजन्स हैं या इसमें कोई क्वेरी है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और आप लोगों का फिर इसका क्विज भी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों? तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो आप लोग अभी पूछ लो। कुछ बच्चे मैसेजेस पे पूछ रहे थे, मैंने कहा हम इंटरैक्टिव सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो आप लोग पूछ लें क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम अगर इसमें आ रही है या कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो। आवाज़ आ रही है बेटे? थर्ड ईयर, कैन यू हियर मी? यस मैम। अच्छा, आप बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम। अब चेक करो बच्चों, स्क्रीन आ गई? यस मैम आ गई। ओके ओके। अच्छा चलो भाई, अब मुझे वन बाय वन बताओ कि व्हाट इज डिप्रेशन। सबसे पहले ये बताओ। मेरा, तुम बताओ डिप्रेशन क्या होता है? मैम डिप्रेशन जो है वो सीरियस मूड डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो है वो आपकी फीलिंग में या डेली जो हम लोग जो काम कर रहे होते हैं एक्टिविटीज में जो है वो सिम्टम्स कॉज हो रहे होते हैं, लाइक स्लीपिंग वगैरह के अंदर। शाबाश। अच्छा ये बताओ कि डिप्रेशन में और एपिलेप्सी में क्या डिफरेंस है? अभी आप लोग इन दो चैप्टर्स की तैयारी कर रहे हो ना? अब्दुल्ला, तुम बताओ क्या डिफरेंस है डिप्रेशन और एपिलेप्सी में? हाफिज, अब्दुल्ला, यूसुफ, कैन यू हियर मी?
यस मैम। बताओ बेटा। मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा से कनेक्ट हो। क्वेश्चन बताएं। मैं ये पूछ रही हूँ कि डिप्रेशन और एपिलेप्सी में क्या डिफरेंस है? मैम डिप्रेशन में मतलब फीलिंग ऑफ सैडनेस, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, यानी डेली एक्टिविटीज़ में, स्लीपिंग, ईटिंग, वर्किंग में। शाबाश। बेसिकली मूड डिसऑर्डर है। देखो डिप्रेशन यस। की एक खास बात आप लोग ये ध्यान में रखें, जब भी आप लोगों को डिफरेंशिएट करने को कहा जाए तो आप लोग ये जहन में रखो बच्चों कि डिप्रेशन इज बेसिकली अ मूड डिसऑर्डर, और इस मूड डिसऑर्डर में फीलिंग्स ऑफ सैडनेस और होपलेसनेस होती हैं। यानी पेशेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ होता है, और कोई उसका लाइफ की एक्टिविटीज़ में कोई उसका एक्टिव रोल नहीं होता। लेकिन एपिलेप्सी में बच्चे बार बार पूछ रहे थे मुझसे, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एपिलेप्सी जो है वो क्या मूड डिसऑर्डर है? तो नहीं। आप खुद सोचें कि क्या एपिलेप्सी मूड डिसऑर्डर है? क्या नो ख्याल? मैम, न्यूरोलॉजिकल। नहीं ना, ये बेसिकली। नो मैम। हाँ बिल्कुल। और बाकी लोग सुन रहे हैं मेरी बात? क्या ख्याल है, क्या एपिलेप्सी मूड डिसऑर्डर है? नो मैम। एपिलेप्सी बिल्कुल भी मूड डिसऑर्डर नहीं, बल्कि एपिलेप्सी मसल डिसऑर्डर है। मैम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यस। देखो मसल डिसऑर्डर भी नहीं है, ये फिर एक कंफ्यूजन आ गई यहाँ पर। मैंने ये बताया था कि एपिलेप्सी बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और उसके अंदर जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है ना, यानी आपके ब्रेन के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल जेनरेट हो रहा होता है बिटवीन द न्यूरॉन्स, वो एक्शन पोटेंशियल एबनॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल से हट जाता है बिल्कुल। ठीक है। अब ये एसोसिएटेड हो सकता है मसल्स के साथ भी। मसल्स की जो हमने बात की थी ना, ये मसल्स की जो मूवमेंट है जिसको आप कह रहे होते हैं कन्वर्जन, एक टर्म हमने पढ़ी थी कन्वर्जन, तो कन्वर्जन के साथ वो एसोसिएट हो सकता है और कन्वर्जन के साथ एसोसिएट नहीं भी हो सकता। सही है। तो ये मसल का डिसऑर्डर नहीं है, बेसिकली न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है। और न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर की वजह से जो आप ईईजी करके देखते हैं ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, उसमें आपको पता चल जाता है कि जो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है अब वो एबनॉर्मल है। अब ये क्लियर हो गया इन दोनों का डिफरेंस? अगर मैं इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं क्विज में, तो आप कंफ्यूज तो नहीं होगे? नो मैम। शाबाश। बाकी सब लोग, बस एक बच्ची को समझ आया? यस मैम, आ गया समझ में। अब देखो ये हम जो डिप्रेशन है ना, ये प्योरली मूड डिसऑर्डर है, और इसमें आपने ये याद रखना है कि ये इसका सिम्टम्स देखें, बिल्कुल जो लाइफ कहते हैं ना कि लाइफ में इंटरेस्ट ना रहना, फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस, इनएबिलिटी, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ इवन सुसाइडल। ठीक है। और रिस्क फैक्टर्स में इसके पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री, लाइफ चेंजेस या मेंटल इलनेसेस होते हैं। तो डिप्रेशन में, और खास बात आपने ये ज़रूर रखनी है, उसमें एपिलेप्सी में बहुत फर्क है। दोनों है तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, है तो सीरियस की प्रॉब्लम, लेकिन एक बिल्कुल मूड डिसऑर्डर है, और एक जो है मेरे पास लिखा हुआ रहा हाफिज अब्दुल्ला यूसुफ एंड। मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है। बाकी लोगों को मैम आपकी आवाज जो है वो अटक भी रही है बीच में बहुत। बीच बीच में अटक रही है मैम, माइक आगे करें। अच्छा, अब देखो, अब सही आ रही है आवाज मेरी? यस मैम, अब बेहतर है पहले से। अब बेहतर है, तो थोड़ा मैं ऊंचा भी बोलने की कोशिश करती हूँ, लाउड होने की। तो बस आपने ये जहन में रखना है कि वो हैं दोनों सीएनएस के डिसऑर्डर। ऐसा नहीं है कि सीएनएस के डिसऑर्डर नहीं है, डिप्रेशन भी और एपिलेप्सी भी, लेकिन डिप्रेशन बिल्कुल मूड डिसऑर्डर है, और एपिलेप्सी जो है वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज आप लोगों ने आप बिल्कुल भी नहीं। और डिप्रेशन की जो
पैथोफिजियोलॉजी है, इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा? तीनों हाइपोथेसिस आपको अच्छे से समझ आ गए? थर्ड ईयर, मुझे बताओ ये तीनों थ्योरीज समझ आ गई आप लोगों को? हैव यू गॉट इट? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई मुझे बता दें मोनोअमाइन हाइपोथेसिस में क्या होता है? शॉर्ट सा करके बता दें आप लोग। मैम डेफिशिएंसी इन द अमाउंट और फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामीन है। डोपामाइन। सही। यस मैम, मोनोअमाइन से रिलेटेड जितना भी डिप्रेशन होगा उसकी हाइपोथेसिस हम मोनोअमाइन हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं। क्या लगती है नहीं लगती है, ज्वाइन कर लिया दिया था। वेरी गुड, ठीक है। और न्यूरोट्रॉपिक हाइपोथेसिस में यार एक तकिया नहीं है, आवाज जा रही है मामा? इसमें ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स जो हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, वो काम सही से नहीं डिक्रीज हो करेगा। जाएंगे। यस मैम। हाँ, वेरी गुड, यस, जबरदस्त भाई, तुम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ लिया। अच्छा, और ये न्यूरो आपने अच्छा पढ़ा है। थर्ड वाला बताओ। अब ये कोई और बताए, मुझे लग रहा है ये एक दो बच्चे ही बार बार आंसर कर रहे हैं मुझे। मैम न्यूरो एंडोक्राइन में जो है वो नॉर्मल हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं। थोड़ा सा बेटा ऊंचा बोलो। मैम न्यूरो एंडोक्राइन में जो है वो हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं, इसके अंदर जो है वो कॉर्टिसोल लेवल्स जो है वो एलिवेटेड हो जाते हैं। यस, शाबाश, वेरी गुड। यानी डिप्रेशन होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल लेवल्स, हार्मोन जो अफेक्ट होते हैं ना हार्मोनल लेवल्स में। और इसमें मेल और फीमेल के जो अलग अलग हार्मोन्स हैं, जैसे ईस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन है, उनकी वजह से भी जो चेंजिंग्स हैं उससे भी इफेक्ट आ सकता है। शाबाश, जबरदस्त। अच्छा, अब ये पैथोफिजियोलॉजी भी आपको समझ आ गई। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है इसमें बच्चों? आगे चलें? यस मैम। यस मैम। तुम लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, मुझे आइडिया हो रहा है। इंशाल्लाह क्विज भी अच्छा होगा, है ना? यस मैम। कल मैं इवनिंग से क्वेश्चन पूछ रही थी तो उनकी मुझे लगा था कि इतनी अच्छी तैयारी नहीं है, लेकिन आप लोगों की मुझे तैयारी अच्छी लग रही है। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट बात थायराइड डिसरेगुलेशन भी, ये मत भूल जाना। सही है? यस मैम, थायराइड का भी यस बताया मैम। था आपने। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल। और एंटी डिप्रेशन की क्लासिफिकेशन के ये मेजर ग्रुप्स हैं, ये याद है? यस मैम। यस मैम। इनका मैकेनिज्म, यस मैम। यस मैम। SSRI जो है ये बेसिकली सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। वेरी गुड। SNRI क्या है? सेलेक्टिव नॉन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सेरोटोनिन नॉन नहीं, ये सिलेक्टिव नहीं है। सेरोटोनिन मैम सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। यस, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, शाबाश। और सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी जो उसके रिसेप्टर को ब्लॉक करे। एटापिकल। यस, इसमें से एटिपिकल है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को ब्लॉक करेंगे। और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो कि बहुत ट्रेडिशनल ओल्ड क्लास है। ओल्डेस्ट क्लास है, एंशिएंट। क्लास है, और अब इसको बहुत कम यूज किया जाता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। और सबसे ज्यादा क्लास यूज की जाती है दफा है यहाँ से। सबसे ज्यादा कौन सी क्लास अब पॉपुलर है डिप्रेशन को ट्रीट करने में? मैम SSRI है। SSRI और SNRI दोनों। सही है? यस मैम। ठीक है, शाबाश। दफा इन दोनों का मैकेनिज्म में जो डिफरेंस है वो भी, ये व्हाट्सएप पे बच्ची का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने मुझसे पूछा था। ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, और ये सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिलेक्टिवली सिर्फ सेरोटोनिन का सेरोटोनिन को रीअपटेक
उसको ब्लॉक कर देंगे तो सेरोटोनिन देर तक अवेलेबल रहेगा ना। यस मैम। यस मैम। और ये दोनों का रीअपटेक ब्लॉक करेंगे तो दोनों अवेलेबल होंगे, यानी सेरोटोनिन भी और नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन। और एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो अब ये मेरा ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अगर आप लोगों ने सुन लिया होगा, अदरवाइज फिर इसकी रिकॉर्डिंग को देख लेना जो बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं, अगर अभी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। और ट्राईसाइक्लिक को आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्योंकि ये 3 रिंग्स होते हैं इसीलिए इनको हम, इसलिए ट्राइसाइक्लिक कहलाते हैं। और बस इनकी क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है। अगर मैं ये पूछूं कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कौन कौन से हैं तो वो आपको उनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, ड्रग्स ना मैम जो उसकी मतलब कौन कौन से, नेफाजोडोन, टायराजोडोन, सारे। ये सब आपने इनके नेम्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत सारी हो गई है तो वो कोई भी कहीं से भी पूछी जा सकती है। और मैम आपने क्विज में तो ट्रू फॉल्स दिए है ना? हाँ, इस बार मैंने क्विज में आप लोगों को ट्रू फॉल्स दिए। अच्छा, आप लोग ये कह रहे थे कि मैं टाइम इंक्रीज कर दूं तो मैंने टाइम भी यस मैम। अब 10 मिनट्स का कर दिया। तो मुझे तो थैंक यू मैम। मैम Thank you, आज तो ma'am. इवनिंग का है, वो 7 मिनट्स आ रहे हैं उसमें। नहीं नहीं, मैंने चेंज कर दिया उसको, अब नहीं आ रहा 7 मिनट्स, अब 10 मिनट्स आ रहा है। सॉरी। और इस बार जो है ना सिर्फ उसमें ट्रू फॉल्स हैं, लेकिन दोनों चैप्टर्स इंक्लूडेड है। और मैंने ये डिसाइड किया कि हर बार हम जो है ना उसको चेंज करके लेते हैं, कभी एमसीक्यूज ले लेते हैं, कभी ट्रू फॉल्स। अब एक मैं आप लोगों का जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप सोच रही हूँ जिसमें आप टाइप करके लिख सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। अच्छी बात है। यस मैम। यस मैम, ठीक है। तो जाहिर है आप लोगों की एक तरह से असेसमेंट भी हो रही है और एक तरह से ये रिवीजन भी हो रही है सारे चैप्टर्स की, क्योंकि हमारा यस यस मैम, तैयारी हो रही है। तैयारी भी हो रही है, काफ़ी सारा हमारा कोर्स कवर हो गया। तो उसमें यह है कि ऐसा ना हो कि आगे आगे तो बस हम लोग जा रहे हैं और पीछे वाले टॉपिक्स की आपको तैयारी नहीं है, इसीलिए मैंने आप लोगों का इंटरेक्टिव सेशन, हालांकि क्विज के बाद मुझे रखना था, सारे क्विज के क्वेश्चन आपको मालूम है कि मैं हमेशा उसको डिस्कस करते वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन से क्वेश्चन पे क्या आंसर था और क्या उन्होंने किया है, सही आंसर भी पता है। लेकिन ये सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके और जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है ना आप लोग उसको डिस्कस कर सकें। अच्छा बच्चों, ये स्क्रीन की लाइन कहाँ से आती है? जैसे अभी इस तरह की स्क्रीन पे लाइन आ रही है मैम कोई एडिट कर रहा है, तो क्या रहा है, नहीं कर रहा। ये नहीं पता चलता कि कौन कर। अभी किसी ने एडिट कर दी शायद। अच्छा, और ये नहीं पता चलता कि ये कौन कर रहा है? नहीं मैम। तो भाई ये कौन कर रहा है खुद ही बता दे। अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है बच्चों, मरियम बेटा मैं ना क्लास ले रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, सही है? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके, अच्छा चलें भाई, तो ये तुम लोगों को स्क्रीन शो हो रही है या ये भी हटा दी है किसी ने? नो मैम, स्क्रीन शो नहीं हो रही। तो ये देखिए नहीं हो किसी रही। ने इसको दोबारा एडिट कर दिया है। भाई ये कौन कर रहा है इस तरह से क्लास में? तो तुम लोगों के लिए क्लास हो रही है इस तरह की, बच्चों हरकतें नहीं करो, तुम लोग एक अच्छी क्लास हो, अपना इमेज नहीं खराब करो मेरे सामने। मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग आ गई तुम लोगों को? यस मैम, आ गई। यस मैम आ गई। अच्छा चलें भाई, अब हम आगे चलते हैं। और इसके अलावा तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों? नो मैम। मैकेनिज्म है जो सब तुम लोगों को मालूम है। अच्छा, मोनोमाइन ऑक्सीडेज की खास बात यह है कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ये याद रखना। मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए और मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी, मैंने शायद किसी लेक्चर में समझाई भी है ये बात ना। ठीक है, तो ये तुम लोग देख लेना। अच्छा,
अब मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए और मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी, और ये इसका वही मैकेनिज्म है। फार्माकोकाइनेटिक्स आप लोग पढ़ लें। एडवर्स इफेक्ट्स भी आपने याद रखने हैं, और ख़ास तौर पर जो है एडवर्स इफेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की ये बात याद रखनी है कि उनकी ड्रग और फूड इंटरेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। किसकी होती है? यस मैम, मोनोमाइन ऑक्सीडेज। मोनोमाइन शाबाश, ये याद रखना। इनहिबिटर। ठीक है, हाँ बस। अच्छा ओके, ये सब भी तुम लोगों को मालूम है। और कोई क्वेश्चन? मैम TCA साइकिल इसलिए बंद कर दी गई थी क्योंकि वो दूसरे सेल्स पे भी वो कर रहे थे, रिसेप्टर्स पे अटैक, तो इसलिए ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आ रहे थे। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जो है ना, वो इसीलिए अब बहुत कम यूज होते हैं क्योंकि उनके जो दूसरे रिसेप्टर्स के साथ जो उनका इंटरेक्शन है, उनका जो एडवर्स इफेक्ट है वो ज्यादा वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दूसरे एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप उनको ये देखो, ये वाले जो हैं, तो ये इनके बाकी के जो रिसेप्टर्स हैं, ये उनको भी यहाँ ये लिखा हुआ सेरोटोनिनर्जिक, अल्फा एड्रीनर्जिक, हिस्टामिनर्जिक और मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं। अब जब ये सारे रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो इनके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि फिर वो क्या क्या करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर सेरोटोनिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तब क्या होगा, अल्फा होंगे तब क्या होगा, मस्करेनिक होंगे तब क्या होगा, और हिस्टामीन के ब्लॉक होंगे तो फिर क्या होगा। सही, तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो इसीलिए ही ठीक हो गया बच्चों। और तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है? फिर हम सेशन एंड करें अपना। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? मैम एपिलेप्सी हाँ हाँ बोलो। मैम उसमें भी हम लोग बस ड्रग्स की जो ड्रग्स हैं और उनके एडवर्स इफेक्ट्स और ये सभी पैथोफिजियोलॉजी वगैरह ये सब भी करना है ना? हाँ ये देखो, एपिलेप्सी भी मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ। एपिलेप्सी को भी देखो, आ रहा है तुम लोगों को एपिलेप्सी का नजर आ रहा है? यस मैम, यस मैम। बस ये देखो, इसमें आप लोगों ने वही एपिलेप्सी का बेसिक डिफरेंस याद रखना है कि एपिलेप्सी है क्या, कन्वर्जन सीजर और एपिलेप्सी में क्या डिफरेंस है। कि कल इवनिंग को बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, उनको मैंने बहुत अच्छे से समझाया। सीजर में, एपिलेप्सी में और कन्वर्जन में क्या डिफरेंस है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इसके अलावा फिर आपने इसकी टाइप्स याद रखनी है कि ये दो तरह के होते हैं, Yes, ma'am. पार्शियल और जनरलाइज्ड। ठीक है, क्या होते हैं भाई पार्शियल और Yes, ma'am. जनरलाइज्ड? कैन एनीवन टेल मी? मैम पार्शियल में जो एक फ्रेम वन पार्ट में होता है और जनरलाइज में जो बोथ ब्रेन के एक पार्ट में जो न्यूरल एक्टिविटी हो रही है। ब्रेन के किस पार्ट में? सीजर जो है वो एक पार्ट में, सेरिब्रल पार्शियल में। मैम उसमें होता है, ओरिजिनेट होता है एक उससे और जनरलाइज में बोथ से ओरिजिनेट होता है। बोथ ब्रेन, बोथ पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल पार्ट। एंटायर ब्रेन आ जाता है एक तरह से जनरलाइज में। यस, पार्शियल में आपका एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ओरिजिनेट होगा और जनरलाइज्ड में दोनों से होगा। शाबाश। और फिर इनकी जो टाइप्स हैं पार्शियल की कौन सी है? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और जनरलाइज्ड की फिर आगे 6 टाइप्स हैं। बस ये इन सब का डिफरेंस याद रखना है कि कौन कौन सी हैं। ओके मैम। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। कोई आपको टाइप नहीं समझ आई है तो वो बता दूँ। सबसे कॉमन कौन सा है? पार्शियल सीजर में सिंपल पार्शियल सीजर सबसे कॉमन है। सही है, ज्यादातर पार्शियल कॉमन है। और कॉम्प्लेक्स में फिर दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये देखो दोनों साइड से ओरिजिनेट होते, जनरलाइज्ड जो होते हैं। जबकि इसमें आप देखें कि एक साइड पर, ये आपको नजर आ रहा है बच्चों, एक साइड से ओरिजिनेट हो रहे हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर से। यस मैम, कॉर्टिकल लॉब।
और बस आप इनकी टाइप्स याद करें अच्छे से कि मायोक्लोनिक में क्या होगा, टॉनिक में, टॉनिक में एक्सल सीजर्स किस तरह के होते हैं, ये टॉनिक को ड्रॉप अटैक्स क्यों कहते हैं, सारी चीजें आपको ध्यान में रखें। टॉनिक फेज में ये देखें क्या होगा और क्लॉनिक फेज में क्या होगा। टॉनिक मैंने बताया था ना कि कसन रिजिड बनता है और क्लॉनिक में फिर जर्किंग होती है। रिजिड हो गया फिर यस मैम। जर्क, रिजिड फिर जर्क। क्लोनिक में जर्किंग, टॉनिक में स्टिफनिंग। हाँ यस, ठीक है। और ये नियोनेटल के सीजर में छोटे बच्चों के स्टेटस एपिलेप्टिकस, या आपने जरूर याद रखना है। और फिर आपने इनकी ड्रग्स को याद, ये तो सब सीजर्स की टाइप है। पैथोफिजियोलॉजी आपको मालूम है, सब मैंने डिटेल में बताई थी, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। विड्रॉल सिम्टम एब्सेंस एपिलेप्सी में कम आते हैं जबकि पार्शियल जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में ज़्यादा आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखो एब्सेंट सीजर जो होते हैं उनको एब्सेंट सीजर कहा ही इसीलिए जाता है कि वो बेसिकली एब्सेंस नजर आते हैं, यानी बज़ाहिर आपको पता नहीं चलता कि ये सीजर होंगी या नहीं, और उनको बहुत एहतियात से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इसीलिए इनकी ड्रग्स जो है, ये देखो अब ये जो बच्चा है ये बिल्कुल आराम से बैठा है, लेकिन अचानक से जो है उसकी ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है। अच्छा भला अगर वो फॉर एग्जांपल कोई भी काम कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका कॉन्शियसनेस में बैठे बैठे अल्ट्रेशन आ जाएगी और जाहिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या उसको कोई सीजर का अटैक हुआ है या नहीं हुआ। और इसका ड्यूरेशन भी ब्रीफ होता है, देखो सडन है और ब्रीफ है, तो उनके मुकाबले में क्योंकि इसकी सिवियरिटी कम है इसीलिए फिर इसका विड्रॉल भी कम है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? यस मैम। और फिर अब आप इसकी क्लासिफिकेशन ड्रग्स की अच्छे से याद करें विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये एंटी सीजर ड्रग, ये सब आप याद कर लें, मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए। डेफिनेटली जो ड्रग्स यहाँ पर वही वाली ड्रग्स काम करेंगी जो या तो आइन चैनल्स पे काम करेंगी, उन्हें ब्लॉक करेंगी बेसिकली सोडियम को या कैल्शियम को। गाबा की ट्रांसमिशन, क्योंकि गाबा इनहिबिटरी है तो गाबा को एनहांस करेंगी। और जो एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको क्या करेंगी? यस मैम, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है उसको स्लो डाउन कराती है। उसको स्लो डाउन करेंगी। अब इसकी क्या लॉजिक है, क्यों स्लो डाउन कराएंगी? मैम न्यूरॉन को रिलैक्स करा। शाबाश, वेरी गुड, यस। क्योंकि एपिलेप्सी में हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज है ब्रेन में, एक्शन पोटेंशियल है, वो बहुत एसिंक्रोनस और बहुत एबनॉर्मल हो गया। तो जाहिर सी बात है कि उसकी वजह से उमैमा, ये तुम्हारी वजह से ये हो रहा है स्क्रीन के ऊपर। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है ब्रेन से, हाइपर हो जाए। हाँ ठीक है, तो ये ना मैंने ये एक्टिव कर दिया है, मेरे पास ये चीज आ गई है कि आप लोगों को मैं देख सकूं कि कौन स्क्रीन को एडिट कर रहा है। तो मेरे पास यहाँ नाम लिखा हुआ आ रहा है, मैंने ये ऑप्शन एलिजिबल कर दिया। अच्छा हमारी का टाइम भी आधा, हाँ आधा होंगे, आधा काट लेना। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूरॉन्स को रिलैक्स करेगा, सही है। यस मैम। ठीक हो गया बच्चों, और देख लो भाई, आप लोगों ने कुछ पूछना है तो। ये देखें, ये सब आप देख लीजिए। ड्रग सिलेक्शन के फैक्टर्स याद रखिएगा, एंटी सीजर ड्रग्स की क्या क्लासिफिकेशन है, ये सब मैंने वीडियो लेक्चर्स में भी डिटेल में डाला है, और ये आप इसको अच्छे से याद कर लें, इंशाल्लाह आपकी क्विज भी अच्छा हो जाएगी। और खास तौर पर टेराटोजेनिसिटी अच्छे से पढ़ना। ये देखो टेराटोजेनिसिटी को अच्छा याद कर लेना, ठीक है, एंटी सीजर ड्रग्स की। ओके स्टूडेंट्स, सब समझ आ गया? आप वाइंड अप करें हम अपने आज के लेक्चर को। यस मैम।
है बेटा, ओके, फिर आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी हिफाजत करें और अपनी अच्छी सी तैयारी करें। इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से दोबारा हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे अब क्विज के बाद। ठीक हो गया? मैम ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।